Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture of Introduction to Computer or Computer Studies. मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरे पहले दो लेक्चर गौर से सुन चुके होंगे. In first two lecture we discuss about the computer, what is computer, working of computer, how computer work, and we discuss different classification of computer, what are the different classes of computer. Today we discuss the characteristics of computer, what are the characteristics, meaning characteristics of computer that may have made them powerful and universally useful. Characteristics, anything differ from other on the basis of characteristics. I told you that computer cannot work without human being. Humans told the computer what to do and then how to do. और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब इंसान ही कंप्यूटर को सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हिदायत दे रहा है क्या करना है और कैसे करना है, देन वाई नॉट ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, कि इंसान खुद क्यों नहीं कर लेता. तो हर चीज़ की अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं. दीज करैक्टरिस्टिक्स मेक देम डिफ़र फ्राम अदर्स. अब हमने ये देखना है कि कंप्यूटर की वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे इंसान से अलहदा बना रही हैं, डिफ़र कर रही हैं, और किस बेस पे हम कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं और कौन कौन सी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खसूसियात हैं. मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स. वन ऑफ देम इज़ ऑटोमेटिक. Automatic mean computer perform their jobs automatically. Computer can work on it automatically without human interventions. मीन कि जब हम एक जॉब को इनिशिएट कर देते हैं तो आगे अगले स्टेप्स हम उसे बता देते हैं क्या करना है, तो अगले स्टेप्स वो खुद ब खुद करता रहता है. इंसान की उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने डिफरेंट मशीन्स देखी होंगी, डिफरेंट प्रोसीजर्स देखे होंगे. मैं आप लोगों को रियल लाइफ की एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो. आप लोग घरों के अंदर गर्ल्स वॉशिंग मशीन यूज़ करती हैं और इसी तरह बॉयज़ और भी काफ़ी सारी जो एम्प्लॉइसेस हैं वो यूज़ करते हैं, जो कि जिसके अंदर हमारे पास टाइम फ्रेम सेट होता है, जिसके अंदर हमने ये बताया होता है कि इतने टाइम के बाद इसने क्या हो जाना है, क्लोज़ हो जाना है, या इतने टाइम बाद स्टार्ट हो जाना है. तो बेसिकली उसके अंदर क्या चीज़ काम कर रही होती है, कंप्यूटर चिप्स काम कर रही होती हैं. जब आप एक दफ़ा कोई भी टास्क इनिशिएट कर देते हो, उसके बाद आप लोग को उसके साथ दोबारा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है. जैसा कि आप लोग देखते हो कि एक वीडियो चला दी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वीडियो चलती रहती है. आप लोग उसे जब चाहते हो क्लोज़ करते हो, इंटरेक्ट करते हो, अदरवाइज़ आप लोगों को उसके अंदर इंटरवीट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसके अंदर कोई काम नहीं कर रहे होते. तो ऑटोमेटिक का मतलब है गिवन अ जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. उसके बाद दूसरा जो इसका फ़ायदा है, करैक्टरिस्टिक्स है. अब देखें, इंसान तो कोई काम ऑटोमेटिकली नहीं करता ना, हमने इसको कंपेयर करना है विद ह्यूमन बीइंग्स. मैंने आप लोगों को क्या कहा कि what are the characteristics which make the computers differ from the human being. Second one is speed. Computer can perform data processing jobs very fast, usually measured in microsecond, 10 की पावर -6 माइक्रोसेकंड to 10 की पावर -9 माइक्रोसेकंड. नैनोसेकंड. नैनोसेकंड का मतलब ये है कि अगर मैं एक सेकंड के 10,000 हिस्से कर दूं, पिको सेकंड का मतलब है एक सेकंड के मैं 12,000 हिस्से कर दूं, ठीक है, तो उसके आप लोग देख सकते हैं कितना शॉर्ट टाइम बनेगा. एक सेकंड गुजरते आप लोगों को नहीं पता चलता. तो
तो कंप्यूटर इतनी फास्टली, इतना तेज़ी के साथ क्या कर सकता है, काम कर सकता है। उसके बाद है एक्यूरेसी। जब हम कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम बना देते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना देते हैं, मेरे बच्चे मैं फिर बात कर रहा हूँ, बनाना किसने है, इंसान ने है। वो कौन से इंसान बनाते हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं होते या कोई खलाई मखलूक नहीं आ जाती, वो आप लोग के साथ जो पढ़ रहे हैं आईटी के लोग। इसी तरह ठीक है, हो सकता है कि यही आपके कैंपस में से कोई ऐसा बंदा होगा जो आप लोग किसी ने प्रोग्राम बना के दे देगा, कोई सॉफ्टवेयर बना के दे देगा, किसी और जगह का कोई बंदा होगा, ये नहीं, ये आईटी एक्सपर्ट लोग काम कर रहे होते हैं। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ कंसिस्टेंटली हाई। कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है हाई होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने एक प्रोग्राम बना दिया, उसने बार बार उसी के मुताबिक काम करना है। रिमेंबर दैट इफ़ वी फेल टू कंप्लीट आवर टास्क एक्यूरेटली, कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंगली, कंप्यूटर आल्सो परफॉर्म फॉल ट्रांजैक्शंस। कंप्यूटर जो है हमारे पास, अगर हमने उसको गलत काम करने के लिए कह दिया, मीन कि हम अपने काम कंप्लीट सही तरीके से ना कर सके, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सही ना बना सके, जो भी हमने बना दिया उसने उसके मुताबिक क्या करना है, काम करना है। लेकिन कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग के बाद उनको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब हमने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर बना दिया तो क्योंकि अब उस सॉफ्टवेयर ने काम करना है, कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके मुताबिक कंप्यूटर ने काम करना है, तो वो हमेशा उसी के मुताबिक ही काम करेगा और हमें एक एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देगा। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन इट्स डिज़ाइन। कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसकी, या कोई हार्डवेयर जो यूज़ हो रहा है उसका जो डिज़ाइन है, अगर वो एक्यूरेट है तो उसका रिज़ल्ट भी क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। कंप्यूटर एरर काज ड्यू टू द इनकरेक्ट इनपुट डाटा आर अनरिलायबल प्रोग्राम। क्योंकि अगर हमने उसका जो रिज़ल्ट है वो गलत, दो सूरतों में हो सकता है। एक ये तो हमने उसको डाटा प्रोसेसिंग के लिए गलत दे दिया, इनपुट गलत दे दिया। सपोज़ उसने कहा था कि अपना नाम इंटर करो और हमने क्या इंटर कर दिया, उसकी जगह कोई रोल नंबर इंटर कर दिया। सेकंड वन जो दूसरा है, हमने कोई सॉफ्टवेयर गलत बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं। अब इसको हम मैच करते हैं इंसान के साथ, ह्यूमन के साथ। मेरे बच्चे, हो सकता है कि मैं इंसान हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को हो सकता है ठीक पढ़ाऊँ, बिल्कुल एक्यूरेट बातें बताऊँ। ये भी इट्स मे बी पॉसिबल आई डिलीवर्ड 4 or 5 lectures then move to your class. I feel tired. If I feel tired, it may be my mental stress can't bear your lecture. कि मेरा उस वक्त जो मेंटल स्ट्रेस होगी वो इस तरह बेयर ना कर सके कि मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूं। हो सकता है मैंने बताना आप लोगों को कुछ हो तो मैं उसकी जगह आपको गलत बता जाऊं। इंसान थकता है, इंसान टायर्ड फील करता है, कंप्यूटर टायर्ड फील नहीं करता, ये मशीन है। तो इसके हमेशा रिज़ल्ट क्या होंगे, एक्यूरेट ही होंगे। इंसान जब थका होता है तो उसको जो चीज़ आती भी होती है वो सही क्या कर जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक कर जाता है। तो ये हमारे पास थर्ड बेनिफिट है या करैक्टरिस्टिक्स है, हम इसे एडवांटेज भी कह सकते हैं कंप्यूटर के। जो आप लोग के नोट्स में है मैं वो अभी आप लोग को दिखा देता हूँ कि नोट्स के अंदर भी मैंने ये ऐड किए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर डिलीजेंस का मतलब ये होता है कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, मीन के टायर्डनेस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर थकता नहीं है। एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंप्यूटर की कंसंट्रेशन ये नहीं है कि जब इंसान एक दफ़ा थका होता है तो उसकी कंसंट्रेशन कहीं और होती है, ठीक है, तो वो एक कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी के ऊपर, किसी भी काम के ऊपर। तो कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, वो हमेशा एक ही कंसंट्रेशन के साथ और विदाउट टायर्डनेस कंप्यूटर क्या करता रहता है, काम करता रहता है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर द हॉर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग, कि किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा उसके अंदर, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं आएगी कि जब हमारे पास कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। इसके बाद फिफ्थ वन इज़ वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी से क्या मुराद है, मेरे बच्चे परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं अभी जो आप लोगों का ये लेक्चर बना रहा हूँ तो इसी टाइम मैं पहले 2-3 लेक्चर आईटी के बना चुका हूँ। वर्सटैलिटी से क्या मुराद है, जैसे देखें कोई चीज़ वर्सटाइल्स का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट किस्म की, ठीक है, वर्सटैलिटी से मुराद। अब कंप्यूटर जो है हमारे पास तकरीबन मुख्तलिफ हर किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकता है।
कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ़ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू फिनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, कि अगर हमारे पास कोई भी टास्क होगा, टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसके जो स्टेप्स होंगे वो फिनाइट होंगे, महदूद होंगे। अगर लामहदूद होंगे तो वो काम कंप्लीट नहीं होगा। कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क ऑफ एनी टाइप, किसी भी किस्म का, किसी भी। अब आप लोग ने इतना तक देख लिया होगा कि जो इंसान पहले काम करते थे मिलके अपने हाथों के साथ, जैसे हमारे स्टोर्स हैं काफ़ी जगहों के ऊपर। अगर आप फ़ॉरेन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे इवन के चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें काफ़ी जगह के ऊपर, या जापान की बात करें तो काफ़ी जगह ऊपर मेडिकल स्टोर्स के ऊपर आप लोगों को रिपोर्ट मिलते हैं। व्हाट आर द रिपोर्ट्स क्या हैं वो हम आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा भी सही रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ताकि आप लोग टेक्निकली रिच पर्सनैलिटी के तौर पर सामने हैं। तो रोबोट्स हमारे पास सारे इंसानों के तरह हमें मेडिसिन भी उठा के दे रहे होते हैं, उसका बिल भी रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये सारे काम कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हम सब काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क। हर इंसान, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इट्स द मेजर बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर ओवर द ह्यूमन बीइंग। कोई भी इंसान है, जैसे सपोज़ मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। सपोज़ मैं कंप्यूटर पढ़ा सकता हूँ, प्रोग्रामर हूँ, सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। व्हाटसोएवर मेरी दो चार मेरे पास क्या होंगी, एबिलिटीज़ होंगी जो मैं काम कर सकता हूँ। बट कंप्यूटर हैव द लार्ज एबिलिटी दैन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर के पास बहुत बड़ी एबिलिटी है कि वो हर किस्म का काम परफॉर्म कर सकता है। हम उसको जिस काम करने के लिए कह देंगे वो काम उसी मुताबिक हमें करके दे देगा। इसी तरह हमारे पास जो 6 करैक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, कि जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर हमारे एडवांटेज हैं कंप्यूटर के इंसान ह्यूमन बीइंग के ऊपर। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, इंसान भूल सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं भूलता अनटिल हार्डवेयर प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। जो हमारे हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं तो ये चीज़ें नहीं भूलता। इट फॉरगेट्स आर लूजेज सर्टेन इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन इट इज़ आस्क्ड टू डू। ये उस वक्त अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ख़त्म करता है, ठीक है, जब हम उसे कहते हैं कि भाई इसको डिलीट कर दो। अदरवाइज़ कंप्यूटर हमारी चीज़ों को जब तक हम चाहते हैं उनको याद रखता है, अपने पास सेव रखता है। अब जो हमारे 7 और 8 है, अगर मैं इसे कहूँ कि ये डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी हमने अभी तक एडवांटेजेस पर देखे हैं तो हमारे पास नो IQ, इंटेलिजेंस नहीं है कंप्यूटर में। शुरू से मैंने डेफिनेशन फर्स्ट डे पे पढ़ाया था, कंप्यूटर डज नॉट ओनली व्हाट इज़ इट प्रोग्राम। कंप्यूटर वही काम कर सकता है, कंप्यूटर डज ओनली व्हाट इट इज़ प्रोग्राम, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती हैं किसी भी काम करने के लिए। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिगार्ड, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। ये हम पहले से पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को जब बताया था कि हम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड देन हाउ टू डू। तो दीज 2 और 3 लाइन्स डिस्क्राइब व्हाट टू डू एंड देन हाउ टू डू। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर्स की कोई फीलिंग नहीं होती, जैसे इंसान की कोई फीलिंग होती है। इंसान की अपनी IQ होती है, अपना सोच होती है, उसके मुताबिक डिसीजन लेता है। कंप्यूटर को जो हमने कह दिया सो कह दिया, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर आर डिवाइड ऑफ द इमोशंस, कंप्यूटर के इमोशंस नहीं होते। ठीक है, देयर जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है उसके मुताबिक काम करता है, उसके मुताबिक जजमेंट होती है। इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटन बाय अस ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हमने कंप्यूटर के अंदर, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी सारे कंप्यूटर खुद से काम कर रहे हैं, जैसे हम रोबोट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाती है। हमने उसकी मसनूई जहानत खुद बनाई होती है, वो जहानत भी हमने दी है। कैसे दी है, उसको बताया है कि भाई इस तरह की चीज़ें होंगी तो आपने ये प्रोडिक्ट करना है, प्रोडिक्शन मेथड यूज़ किए हैं। तो अब आप लोग के नोट्स में मैं इनके जो आप लोगों के ये एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग कंप्यूटर, स्पीड है, रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द मॉडर्न कंप्यूटर डिपेंडेबल एंड रिलायबल बिकॉज दे रेयरली ब्रेक और फेल। जब तक वो ब्रेक या फेल ना हो जाए हमेशा रिज़ल्ट क्या आएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। कंसिस्टेंसी, तसलसल, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि मेरे बच्चे के हमेशा पहली दफ़ा अगर उसने 5 + 5 हमें 10 रिटर्न कराया है, तो सेकंड टाइम भी 5 + 5 10 ही रिटर्न कराएगा, थर्ड टाइम भी 5 + 5 10 रिटर्न कराएगा। इसका मतलब है कि जब एक काम तसलसल के साथ हो रहा होता है, सेम उसी पैटर्न के साथ हो रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी।
स्टोरेज की हमने बात की, कम्युनिकेशन कंप्यूटर के थ्रू हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे नोट्स में आप लोग ले आए हैं उसकी ये बेसिक चीज़ें थी। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, हेल्थ रिस्क के कंप्यूटर यूज़ करने से हमारे पास ज़्यादा यूज़ करने से हमारी आइज़, नेक एंड बैक का इशू हो सकता है, एल्बो का हो सकता है, रेस्ट हैंड वगैरह का हो सकता है, जो कि मुझे मैं ये कहूँ कि मैं एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा आजकल मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए या दूसरे जो मेरे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी वजह से मैं ये चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे ये आइज़, नेक और बैक वगैरह, तो मैं इसलिए अब इसका कुछ यूज़ कम करता जा रहा हूँ। वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी हमारी लॉस होती है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या इस तरह की चीज़ें मैं वो किए जा रहे होते हैं, मैसेज किए जा रहे होते हैं या मेल्स किए जा रही होती हैं, फेसबुक के ऊपर अपनी सारी चीज़ें अपडेट की जा रही होती हैं, तो हमारी प्राइवेसी वायलेट हो रही होती है। जो हमारी प्राइवेसी है वो सारे लोग उसे पब्लिकली देख रहे होते हैं। इवन कि आप लोग को इतना शायद नहीं पता होगा कि जब आप फेसबुक के ऊपर एक पिक अपलोड करते हो तो वो कहाँ जाती है, ठीक है, तो वो फेसबुक साफ्टवेयर की कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे रन कर रही है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसने कंप्यूटर, मैंने आपको सर्वर कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया था, तो फेसबुक वालों ने भी अपना एक सर्वर मेंटेन किया हुआ है। जो भी आप तस्वीर अपलोड करते हो तो वो उनके कंप्यूटर के ऊपर जाती है, और जो आप लोगों को फेसबुक के ऊपर नज़र आ रही होती है तो उनके कंप्यूटर से उठ के उन्होंने हमारे पास फैच की होती है और हमें दिखा रहे होते हैं। तो हमारी हवाओं में एक नहीं होती कि हमें हर जगह हमें हमारी तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो वो उनके कंप्यूटर से हमें एक इंटरफेस के थ्रू हमें मिल रही होती है। इसी तरह पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, अगर हमारे पास एडल्ट हैं, टीन एंड चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग कंप्यूटर टू शेयर द पब्लिकली देयर फोटोज़, वीडियोज़, ये हमारे पास क्या है, ये पब्लिक सेफ्टी नहीं है, ठीक है। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ लेबर फोर्स का इम्पैक्ट से क्या मुराद है कि बहुत सारी जो हमारे पास लेबर थी कंप्यूटर ने उसको रिप्लेस कर दिया है। इंसानों के जो इंसान के काम थे, ठीक है, वो कंप्यूटर करने लग गया है। जब इंसान के काम कंप्यूटर करने लग गया है तो उसकी वजह से हमारे पास जो इंसानों के लिए है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, इनके जॉब्स इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। मोस्टली कंप्यूटर के लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन दूसरे अगर जब लोग जो कंप्यूटर के अलावा जो कंप्यूटर उनके क्योंकि काम कर रहा है तो उनकी जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ लेबर फोर्स है। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटर वेस्ट आर डिप्लेटिंग द नेचुरल रिसोर्स एंड पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी कर रहे हैं। व्हेन कंप्यूटर आर डिस्कार्डेड इन द, ठीक है, लैंडफिल्स दे कैन रिलीज टॉक्सिक मटेरियल। ये जैसे किसी चीज़ को भी हम क्या करते हैं, जब डिस्कार्ड कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई इशू आता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। नो IQ फीलिंग, नो फीलिंग, वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ये तो हमारे पास थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज हमने नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास इसी के साथ ही है, करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के साथ, करैक्टरिस्टिक एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर कैसे कैसे इवॉल्व हुए, मीन कि कैसे पहले कौन सी हमारे पास क्या है, क्या चीज़ें मशीन आई, फिर उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, देन वी डिस्कस द कंप्यूटर जनरेशन। जो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो आप लोग का कंप्यूटर जनरेशंस का है, ठीक है। एक तो करैक्टरिस्टिक्स हो गई, दूसरा हमारे पास कंप्यूटर जनरेशंस अभी आप आगे बताऊंगा कि जनरेशंस क्या होती हैं। ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642, 1642 के अंदर एक पहली एडिंग मशीन बनी थी जिसे कंप्यूटर का नाम दिया गया था, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री है, मेरे ख्याल में हम इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखते जाना है कि ये चीज़ें जो आप लोगों को स्लाइड के ऊपर नज़र आ रही हैं। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने इज़ कंसिडर टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, जिसे जो मॉडर्न आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं उसका बाप समझा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ही डिज़ाइन डिफरेंस इंजन इन 1822, 1822 के अंदर इसने एक डिफरेंस इंजन बनाया था। ही डिज़ाइन अ फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन इन 1842 फॉर परफॉर्मिंग द बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो ये इसकी क्या थी, ये सारी हिस्ट्री को मैं डिटेल के अंदर, कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं, सम वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स, मार्क 1 कंप्यूटर 1937 के अंदर तो 44 तक चलता रहा, ठीक है। इसी तरह एनिएक है, एडवेक है, एडसेक है, ये मैनचेस्टर मार्क, ये सारी ये टाइम वेस्टेज है, मैं इसके लिए इनकी डिटेल में नहीं जा रहा क्या था क्या नहीं था। ये कंप्यूटर जनरेशन इनकी डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ मेरे बच्चे, जब आप लोग कोई कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हो, मैं आप लोगों को छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हम मोस्टली क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, इसकी रैम कितनी है,
ठीक है। इसका प्रोसेसर कितना, प्रोसेसर भी हम बहुत कम ही पूछते हैं, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। जब हम जाते हैं तो हम तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जब आप लोग या इस तरह के जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं वो जब जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने, इस तरह सिस्टम लेने किसी से ले, तो वो 2-4 चीज़ें देखते हैं कि इसकी रैम कितनी है, इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जब हम ये चीज़ें पूछ लेते हैं, एक शॉप वाला बेचारा हमें बताता है कि भाई ये चीज़ें मेरे पास है, 500 इसकी हार्ड है और 8 GB रैम है, तो मैं ये लैपटॉप या ये कंप्यूटर मैं आपको दूंगा 20,000 का। हम बेचारे बोले ये चले जी, ये हमें महंगा दे रहा है, हम किसी और शॉप पे चले जाते हैं। जब हम किसी दूसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से हम पूछते हैं कि भाई हमें 500 जो है उसकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए और 8 GB रैम, तो आप कितने का देंगे? वो कहता है जी मैं तो आपको दे दूंगा 15,000 का, 15,000 का दे दूंगा। हम ये नहीं पूछते कि भाई इसकी प्रोसेसर स्पीड कितनी है। हम चलें प्रोसेसर स्पीड पूछ भी लें कि एक ने हमें कह दिया कि 4.5 GHz है और i5 है। i5 से मुराद यह है कि उसके अंदर एक चिप के ऊपर 5 प्रोसेसर एट अ टाइम काम कर रहे हैं। i3 का मतलब है एक चिप के ऊपर 3 प्रोसेसर जो है ना हमारे पास एट अ टाइम एक चिप के ऊपर क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमें चलें समझ आ गई। अब जो पहले बेचारे ने बताया था वो हमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर दे रहा था 20,000 में, और जो सेकंड वाले ने हमें 15,000 बताया, उसने कहा कि जी उसके पास जो पड़ा था उसके पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। हमने बड़ी खुशी खुशी लिया, हमने कहा कि जी 15,000 वाला है, वो पीछे वाला तो हमें लूट रहा था। वो तो है ही, हमारे जो अल्फाज होते हैं, अब मैं वो अल्फाज तो नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन हम कहते यही हैं कि वो तो है ही चोर। दूसरे किसी शॉप वाले को हम फ़ौरन ही चोर बना देते हैं, ठीक है। हम उसे कहते हैं वो तो लूट ही जा रहा है हमें। तो मेरे बच्चे ये चीज़ें होती हैं। देखें कंप्यूटर की जनरेशन चेंज करने से वैसे ही उसकी लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया तो 5 to 8,000 का वैसे डिफरेंस आ जाता है। अगर वो आप लोग को क्या दे रहे हैं, फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दे रहा है, एक समय सेकंड जनरेशन दे रहा था सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर, तो उसके रेट का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन क्या है, ठीक है। जनरेशन इन कंप्यूटर टाक ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी। बेसिकली जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखिए पहले के फर्स्ट जनरेशन में हम अभी अगले उसके ऊपर समझाऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट जनरेशन में कोई और टेक्नोलॉजी होगी, फिर सेकंड में उसकी एडवांसमेंट होगी तो नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, थर्ड में हमारे पास उससे मज़ीद एडवांसमेंट आएगी तो कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी उसकी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उसके जो हमारे पास स्पीड होगी, काम करने का तरीका स्पीड होगी वो बढ़ती जाएगी। उसका साइज़ कंप्यूटर का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि अब जब मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरफ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसके साइज़ क्या हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं। मैं भी आप लोगों को एक बात बताऊंगा तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि जब हमारे अर्ली कुछ कंप्यूटर्स होते थे पहले, तो वो इतने बड़े होते थे। एक दफ़ा एक कंप्यूटर में कोई एक एरर आया तो एक बंदा घोड़े के ऊपर चढ़ के गया, चक्कर लगाया, उसके गिर्द चक्कर लगाया। इसका मतलब है कि कितना बड़ा कंप्यूटर होगा, उसके गिर्द चक्कर लगाया और उसने जाके फिर एक कोने में देखा कि उसके अंदर एक कीड़ा फंसा हुआ था, ठीक है, जिसे हम उसका नाम क्या था, बग। तो वहाँ से आज तक जब भी कंप्यूटर में कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर में कोई एरर आता है, तो हम कहते हैं ये बग है, उसकी वजह से हम कहते हैं, ठीक है। और उसी वजह से ही कंप्यूटर के अंदर एरर्स को ढूंढना, यानी सॉफ्टवेयर जब हम बना रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डीबगिंग, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर। बाकी ना कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, बग। तो उस बग को ढूंढना, ठीक है, और उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। चलिए अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, जब हम उसका कोई इस तरह का कोई लिंक आएगा तो हम मज़ीद डिटेल के अंदर चले जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन्स की। तो होप सो आप लोग कंप्यूटर जनरेशन्स को गौर से सुनेंगे, और जब आप लोगों ने कंप्यूटर्स को देखना है तो आप लोगों ने ये लाजमी क्वेश्चन करना है, भाई कंप्यूटर जो लैपटॉप आप परचेज़ कर रहे हो, सिस्टम परचेज़ कर रहे हो, कौन सी जनरेशन्स का है, ठीक है। तो जनरेशन हमारे पास क्या प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। Originally it was used to distinguish between the various hardware technologies, basically hardware technologies का डिफरेंस है। Till today there are 5 computer generations। मेरे बच्चे ये तो अभी आप लोग के पास ये नोट्स हैं, मेरे पास ये अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को 5th तक ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जो परचेज़ करने जाते हो 5th ही होंगे। लेकिन इतना आप लोगों को बता दूं कि जब हमारे अपने लोधना कैंपस के अंदर अभी मैंने अपने कंप्यूटर लैब जो बनाई है, यानी कंप्यूटर लैब के लिए जो चीज़ें मंगवाई हैं अभी आ गई हुई हैं, और तो बहुत जल्द बन भी जाएगी, वर्किंग में भी आ जाएगी। तो वो 8th जनरेशन कंप्यूटर हैं, ठीक हो गया।
और जो साथ मैंने 1 2 3 लैपटॉप मंगवाए थे वो 9th जनरेशन कंप्यूटर हैं। इसका मतलब है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी स्टिल वही 5th जनरेशन तक जो टेक्नोलॉजी है वही यूज़ हो रही है। अब इन्हीं को कंबाइन करके कोई नई टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो हम 5th जनरेशन तक ही पढ़ेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी हैं। तो कंप्यूटर जनरेशन हमारे पास क्या है, जनरेशन पीरियड के, ये कब ये था, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब यूज़ होते थे, सेकंड जनरेशन कब से कब तक आए, ठीक है, ये कब कौन सी टेक्नोलॉजी बनी, उसके बाद थर्ड जनरेशन कब आ गई, और हमारे पास की हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी जो आप लोग को याद रखने वाली हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, सेकंड में कौन सी यूज़ हुई, थर्ड में कौन सी यूज़ हुई, फिफ्थ में कौन सी यूज़ हुई, ये चार्ट आप लोगों ने देख लेना है। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, ये 1942 टू 1955 के दरमियान ये टेक्नोलॉजी बनी थी, और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए क्या चीज़ यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी होती थी इसके अंदर, पंच कार्ड्स सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर यूज़ होते थे। मेन जो याद रखना है आप लोगों ने, वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसके बाद की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी थी, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ होती थी उस वक्त, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी। मैं आप लोगों को लैंग्वेज भी बताऊंगा, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए सिर्फ क्या होती थी, ये यूज़ होती थी। इसी तरह की करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या थी, बल्क इन साइज़, इनके बहुत बड़े बड़े साइज़ थे। हाईली अनरिलायबल, यानी रिलायबल नहीं थे, इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। एरर के चांसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते थे। लिमिटेड कमर्शियल यूज़ एंड कॉस्टली, लिमिटेड यूज़ होता था, सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कौन से कंप्यूटर थे उसके, एनिक हैं, ठीक है, एडवेक, ये हमारे उनके मॉडल्स हैं। तो ये हमारे पास IBM 701, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इरा समझा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट जनरेशन समझी जाती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर रेवोल्यूशन आई, एक इनकलाब आया, वो है बाय द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इट रेवोल्यूशनाइज इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर्स, मेमोरी, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का जैसे इजाद हुआ तो अभी तक ये ट्रांजिस्टर ही हमारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। मैग्नेटिक टेप यूज़ होती थी स्टोरेज के लिए, डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक टेप्स या डिस्क यूज़ होती थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे, इसके हाई लेवल प्रोग्रामिंग आ गई, इसके अंदर लैंग्वेजेस आई, साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए ये यूज़ होता था। कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ हुई। अब देखें, उससे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा। ठीक है, फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड ईजियर टू प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम। यानी फर्स्ट जनरेशन से क्या थे, ये और रिलायबल थे। अब मैं आप लोग को ये बताता जाऊँ कि ऑलमोस्ट देखें साइज़ कैसे रिड्यूस हुआ। ऑलमोस्ट 200 ट्रांजिस्टर को मिला लें, ठीक है, 200 ट्रांजिस्टर को मिला लें, उसका साइज़ और एक वैक्यूम ट्यूब का साइज़ आपस में बराबर थे। अब देखिए ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन से साइज़ में कितना रिड्यूस आया, 200 ट्रांजिस्टर का साइज़ और एक वैक्यूम ट्यूब का साइज़ आपस में बराबर है। और दूसरी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 1 ट्रांजिस्टर इज़ 40 टाइम फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब। एक ट्रांजिस्टर जो था वो हमारी एक वैक्यूम ट्यूब से 40 गुना तेज़ी के साथ काम कर सकता था। यानी अगर वैक्यूम ट्यूब से हम एक काम कर रहे हैं तो उसी टाइम के अंदर ट्रांजिस्टर कितना, एक ट्रांजिस्टर 40 काम कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह देखें कंप्यूटर क्या हो गया, फास्टर भी हो गए, रिलायबल, यानी उसके ऊपर हमारे ट्रस्ट भी कर सकते थे, एक्यूरेसी की तरफ मूव भी कर गए। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली, लेकिन ये अभी भी कॉस्टली थे और सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। हनीवेल 400, IBM 70, ये मॉडल्स हैं उस वक्त के सेकंड जनरेशन के जो पुराने थे। अभी भी हमारे लैपटॉप्स के अंदर आप लोग लेने जाएं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, और फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो हमारे पास इसी तरह थर्ड जनरेशन के अंदर क्या हुआ, थर्ड जनरेशन के अंदर मेरे बच्चे IC का कंसेप्ट आया। ICs मीन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कंसेप्ट आया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे, देखें इंटीग्रेशन मेरे बच्चे क्या है, पहले किसी 2-4 चीज़ों को आपस में मिला लेना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो हमारे की हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ क्या हुई इसके अंदर, ICs का मतलब यह है कि मैं इतना बता दूं कि काफ़ी सारे
ट्रांजिस्टर्स को हमने एक ही चिप के ऊपर मिला के क्या बना दिए, उस सर्किट बना दिया जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट विद SSI, ठीक है, एंड MSI टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज हमारी मेंशन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, MSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, लार्ज मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी आ गई, लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स आ गई सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, मिनी कंप्यूटर्स, अपवर्ड कंपैटिबिलिटी, फैमिली ऑफ कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर मिनी कंप्यूटर आ गए, माइक्रो कंप्यूटर आ गए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर की इजाज़त से एक इनकलाब आया, फिर उसके बाद उन ट्रांजिस्टर को मिला के इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया गया। तो आप लोगों ने याद रखने वाली चीज़ यह है कि हमारे पास जो क्या चीज़ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसके IC के बाद हमारे पास आगे अगले जनरेशन में देखेंगे लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आए, जिसको हमने माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया, वो चीज़ें सारी चीज़ें उसके बाद थी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि पहले पिछली जनरेशन थी उसके अंदर बैच प्रोसेसिंग थी। बैच प्रोसेसिंग का मेरा मतलब बच्चे ये है कि जब हमने उसको 3 टास्क अगर दिए काम करने के लिए, पहले एक टास्क कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ठीक है, यानी 1 टास्क एट अ टाइम पर एक टास्क कंप्लीट होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बैच प्रोसेसिंग थी। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे आप लोग देखते हो कि अगर आप लोग ऐसे कंप्यूटर हैं, हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर हैं जिसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है। अब एक प्रोसेसर ने तो एक ही काम करना है ना एट अ टाइम। तो आप लोग देखते हो, आप लोग इंटरनेट भी चला रहे हो, आप लोग देखते हो कि आप लोग उसके ऊपर अपने असाइनमेंट्स भी बना रहे हो, वर्ड टाइपिंग भी कर रहे हो, आप लोग देखते हो उसके ऊपर, ठीक है, डिफरेंट यानी काफ़ी सारे काम एट अ टाइम, गाने भी सुन रहे हो एट अ टाइम, काफ़ी सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन हमें ऐसा फील होता है, लेकिन प्रोसेसर एट अ टाइम एक काम कर रहा होता है। जब प्रोसेसर एक काम कर रहा है तो उसके अंदर फिर क्या हो रहा है मेरे बच्चे, टाइम शेयरिंग है कि इतना नैनो सेकंड के अंदर टाइम शेयर कर दिया जाता है कि प्रोसेसर एक टाइम जो एक काम को करेगा, फिर दूसरे पे चला जाएगा, फिर तीसरे पे चला जाएगा, यानी इंटरवल उसका जो इतना शॉर्ट होता है हमें फील नहीं होता कि ये रुक रहे हैं, रुकते हुए भी नज़र नहीं आते, हमें लगता है ऐसा एट अ टाइम सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। टाइम शेयरिंग आ गई हमारे पास इसके अंदर, मीन कि अभी भी ऐसा ही होता है, अगर आप गाने भी सुन रहे हो, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट भी चला रहे हो, तो कोई चीज़ आप लोग को रुकती हुई नज़र नहीं आती, ठीक है। तो वो कैसे नज़र नहीं आती, उसके ऊपर टाइम इंटरवल क्योंकि इतना शार्ट होता है, नैनो सेकंड के, तो 1 सेकंड के मैं 10,000 हिस्से कर दूँ, 9,000 हिस्से कर दूँ, तो उसका इतना टाइम हमें कहाँ फील होना है। तो वो पहले एक काम के ऊपर जा रहा था, फिर दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से फिर पहले पे, ये टाइम शेयरिंग होती है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद की करैक्टरिस्टिक इसकी क्या है, फास्टर है, संभालर है, यानी अब आप ये देखें जैसे जैसे आगे मैंने आपको कहा बढ़ते जाएंगे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेकंड जनरेशन से छोटे भी होंगे, लेकिन उनकी प्रोसेसर पावर ज़्यादा होगी, फास्ट भी होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखती जानी है। साइंटिफिक, कमर्शियल यूज़ एंड इंटरेक्टिव ऑन द लाइन एप्लीकेशन, इसके जो मॉडल हैं वो कौन से थे, IBM 360 है, 370, PDP 11, CDC, ये पुराने मॉडल थे जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर। कि थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट से अब उसी टेक्नोलॉजी को आगे मूव किया गया, आगे बढ़ाया गया, हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, VLSI, ठीक है, विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट यानी बहुत ज़्यादा उसको इंटीग्रेट कर दिया गया, बड़े सर्किट बना दिए गए। उन सर्किट्स को मज़ीद कंबाइन करके हम किसकी तरफ चले गए, माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, जो हमारे अभी भी प्रोसेसर यूज़ होते हैं जिन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर का आप लोगों को पता होगा, जिसमें से कुछ हद तक करंट गुजर जाता है, कुछ हद तक नहीं गुजरता, वो सेमीकंडक्टर चीज़ें कहलाती हैं। तो ऐसी मेमोरी आई जो हमारे पास सेमीकंडक्टर थी, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क आ गई। अब हमारे पास देखें 500 GB हार्ड डिस्क आ गई, 4 TB हार्ड डिस्क आ गई, बहुत ज़्यादा। जब मैं यूनिट पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा ये 5 GB क्या होता है, 10 GB क्या होता है, ये आगे यूनिट सब पढ़ेंगे तो तब क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम था फॉर द PC विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले आ गए। पहले हमें ऐसे कंप्यूटर होते थे जिन्हें सिर्फ हमें कमांड दे के काम करना पड़ता था, ठीक है, हमें कमांड याद रखनी पड़ती थी। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊँगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में बताऊँगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो ये ग्राफिक्स वाले आ गए, जैसे आप लोग बटन बने होते हैं, आइकॉन बने होते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो, काम हो जाता है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के काम थे, ये 4th जनरेशन में आए हमारे पास। मल्टी प्रोसेसिंग OS ऑपरेटिंग सिस्टम विद द कंकरेंट प्रोग्रामिंग, यानी मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, एट अ टाइम बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद की करैक्टरिस्टिक क्या है, वही चीज़, एक ही चीज़ रिपीट हो रही होगी, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। मीन कि हमें पता है कि जब 4th जनरेशन में जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका साइज़ कम हो जाएगा।
इसी तरह इसके जो हमारे पास मॉडल थे IBM PC एंड इट्स क्लोन्स, ठीक है, ये सारे ये मॉडल दिए हुए हैं, क्रे 1, क्रे 2, क्रे XMP, ये सारे इसके मॉडल्स हैं। अब जब हम 5th जनरेशन की तरफ जाते हैं तो हम ये कहते हैं वी मूव टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस कंप्यूटर की तरफ चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चले गए। ICs विद द ULSI वेरी, ठीक है, हमारे पास अल्टीमेटली लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी आ गई, अनशील्डेड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, लार्ज कैपेसिटी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, रेट सपोर्ट आ गई हमारे पास इसके अंदर। ज़्यादातर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मसनूई जहानत, ठीक है, इसके ऊपर अभी तक भी काम हो रहा है। इनकी मसनूई जहानत से क्या मुराद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप लोग अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, अभी यूट्यूब की हम बात कर लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप लोग ये लेक्चर सुनते रहते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब ओपन करोगे तो वही लेक्चर आपको उठा के आपके पेज के ऊपर दिखा देगा कि आप यही सुनना चाह रहे हो, आपको प्रिडिक्ट कर देता है। कैसे प्रिडिक्ट कर देता है, उसके अंदर जहानत हमने बना दी है, हमने उसे कह दिया कि अगर एक पर्सन एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है इन पैटर्न्स को, तो आपने उसको नेक्स्ट टाइम जो है ना सजेस्ट कर देना है। या समटाइम अब ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं जब भी कंप्यूटर क्या करता हूँ, चलाता हूँ तो मैं नाच सुनता हूँ, सेकंड टाइम चलाता हूँ नाच सुनता हूँ, थर्ड टाइम चलाता हूँ तो नाच सुनता हूँ, फोर्थ टाइम चलाता हूँ तो नाच सुनता हूँ, फिफ्थ टाइम जब मैं उसको चलाऊँगा तो ऑटोमेटिकली वो नाच चल जाएगी। तो ये उसके अंदर मसनूई जहानत पैदा कर दी गई है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, ये रोबोट्स हैं, ये भी एक मसनूई जहानत की एग्जांपल है। तो ये 5th जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई। की करैक्टरिस्टिक क्या थी हमारे पास, इसके की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अब आप लोग को इतनी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये वर्डिंग स्किप करता जा रहा हूँ। आप लोग अपने नोट्स के अंदर, या मैं आप लोगों को जो नोट्स दूंगा वही चीज़ें याद करनी है, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए है। ये अगर मैं IT वालों को पढ़ा रहा होता तो ये कुछ और डिटेल में बता रहा होता कि ये मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होती है, PVM क्या है, जावा क्या है, ये चीज़ें अभी आप लोगों के काम की नहीं है। की करैक्टरिस्टिक क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, हम इसे जैसे लैपटॉप वगैरह आ गए, इसे एक जगह से, जो पोर्टेबल चीज़ें वो होती हैं जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर लेते हैं, वो पोर्टेबल कहलाती हैं। इसी तरह हमारे पास पावरफुल, चीपर, ये पावरफुल हो गया, चीपर, रिलायबल। जैसे मैंने आपको आगे बढ़ते जाएंगे साइज़ कम होता जाएगा, पावरफुल होते जाएंगे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आ गए 5th जनरेशन के अंदर, IBM नोटबुक है, पेंटियम PCs हैं, सन है, वर्क स्टेशन हैं, जो आजकल i3, i4, i5, i6, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, ये 5th जनरेशन है। तो ये आप लोगों को जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज इन द कंप्यूटर ऑफ द डिफरेंट, जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये देखें, एक वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया जो डायग्राम में नज़र आ रहा है आप लोग, उसके बाद IC चिप, ये देखें कि एक ही चिप के ऊपर हमारे पास इतने सारे हमारे ट्रांजिस्टर या बना दिया गया, एक चिप सर्किट बना दिया गया, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या थे, किस चीज़ का कंसेप्ट था, हमारे कंप्यूटर जनरेशन का। तो आई थिंक मेरा जो आज का ये लेक्चर है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी था और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी था, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मेरे प्यारे बच्चे हो, तो आप लोग मुझसे ही पूछेंगे तो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। अगर आप लोग के पास कोई और सोर्स है, किसी जगह से पूछ सकते हो, कोई ऐसा पर्सन है, कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो डोंट वरी। मेरा मकसद यह है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप लोग कहीं से भी कुछ पता चलता है तो आप लोग सीखें, मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। जीते रहें, खुश रहें, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर्स, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हमेशा की तरह मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ पूरा करने की तौफीक दे और आप लोग को अपना फ़र्ज़ अदा करने की